मरहबा अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो के बारे में मुझे काफ़ी अरसे से लोग कह रहे थे कि बताओ कि यार कोई अगर डिसएडवांटेजेस हैं स्कॉलरशिप के हवाले से या टेकी में स्टडी करने के हवाले से, या क्या मुश्किलात वगैरह हैं जो फेस करना पड़ जाती है। मुश्किलात वगैरह के ऊपर तो मैंने वैसे एक डिटेल्ड वीडियो ज़्यादा बनाई हुई है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं स्कॉलरशिप के ऊपर बनाने वाला हूँ, और वो भी सिर्फ टर्की की स्कॉलरशिप, जो कि टर्की बुसारी स्कॉलरशिप है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे स्टडी करने आया हूँ। कि अगर इस स्कॉलरशिप पे बंदा आए तो उसको लाइक क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, जो वहाँ पे लिखा हुआ है उनकी वेबसाइट वगैरह के ऊपर, क्या वो फुलफिल भी करते हैं करंटली। पहले तो वो करते थे, नो डाउट, जब मैं आया था तब करंटली वो उस वक्त फुलफिल करते थे वो सारी जो भी उन्होंने बेनिफिट्स वगैरह लिखे हुए थे वहाँ पे। बट क्या करंटली वो सब चीज़ें फुलफिल होती हैं या नहीं, और अभी भी इस स्कॉलरशिप पे अगर आए बंदा तो उसके लिए क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर ना आना चाहे क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। लेट्स सपोज अगर स्टाइपेंड ये लोग देते हैं तो क्या वो इनफ है रहने के लिए। अगर रिहाइश के बारे में बात करते हैं तो क्या रिहाइश भी यहाँ पे इनफ है, जो पैसे वगैरह ये लोग देते हैं रहने के लिए, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही अफवाह है कि ये पैसे इतने देते हैं उसी में गुजारा कर लेंगे आप। इस चीज़ को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो चीज़ों को मैंने अलग कर लिया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टार्टिंग में हम लोग एडवांटेजेस के हवाले से बात करेंगे कि इसके फ़ायदात या मफादात वगैरह क्या कुछ हैं इस स्कॉलरशिप पे अगर आप लोग आते हो तो। टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, सबसे पहले स्कॉलरशिप क्लेम करती है कि ये 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्टूडेंट की तरफ से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, जो कि बात ये ट्रू है। अब वो जो 100% स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं उसके अंदर क्या कुछ ये लोग कवर करते हैं, उसके अंदर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी यूनिवर्सिटी फीस कवर करते हैं। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आ रहे हो, चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, चाहे आप पीएचडी के लिए आ रहे हो। एट द सेम टाइम जो फर्स्ट ईयर आपने टर्किश लैंग्वेज कोर्स करना होता है उसकी फीस भी इंक्लूडेड होती है। मतलब आपको डील भी नहीं करना पड़ता यूनिवर्सिटी से या किसी भी इदारे से। यूनिवर्सिटी को वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पीछे से पे कर देते हैं, आपको कोई टेंशन होती नहीं है। सेकेंडली, स्कॉलरशिप के अंदर आपकी अकोमोडेशन को भी कवर किया जाता है। चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो, चाहे आप घर में रहो, ये लोग आपको पे करते हैं। लेट्स सपोज जो अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट होता है, वो पहले साल अंडर ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट होता है उसको अलाउ नहीं होता कि वो घर में मूव ऑन करे। उसको स्पेसिफिकली हॉस्टल ही प्रोवाइड किया जाता है, किसी ना किसी हॉस्टल के अंदर ही रखा जाता है। चाहे वो गवर्नमेंट का हॉस्टल हो या प्राइवेट हॉस्टल हो, वो स्कॉलरशिप उनको पे करती है। गवर्नमेंट का हो जाए तो अच्छा होता है, प्राइवेट हो जाए तो भी, मतलब उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, अगर बंदा मास्टर्स का है और पीएचडी का है तो उनको चॉइस दी जाती है कि पहला साल तो उनके लिए भी कंपलसरी है कि वो लोग भी एक हॉस्टल में रहेंगे, क्योंकि पहला साल वो कहते हैं कि बच्चे को पता नहीं होता कल्चर का, या यहाँ पे इन्वायरमेंट का, लैंग्वेज नहीं आती होती, तो बाहर जाके घर ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए फर्स्ट ईयर जो होता है ना, वो आपको हॉस्टल में ही गुजारना पड़ता है ज़बरदस्ती, चाहे जिस तरह से भी। सेकेंड ईयर से मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि आप लोग अगर घर में जाना चाहते हो तो आप घर में भी जा सकते हो, हम आपको मंथली पेमेंट देंगे। तो ये भी होता है, मतलब अकोमोडेशन के हवाले से लोग कवर करते हैं। और क्या ये पूरे होते हैं पैसे या नहीं होते, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा खाना पीना, रिहाइश या और जो भी अखराजात होता है उसके लिए ये लोग स्टाइपेंड देते हैं। स्टाइपेंड अंडर ग्रेजुएट को इस टाइम मिल रहा है 1000 टर्किश लीरा, मास्टर्स वालों को मिल रहा है 1400 टर्किश लीरा, और पीएचडी वालों को मिल रहा है 1800 टर्किश लीरा। इसके अलावा स्कॉलरशिप आपका फ्लाइट टिकट्स तक कवर करती है, वन टाइम कवर करती है। मतलब एक दफ़ा आपको फ्लाइट टिकट टर्की आने की मिलेगी और एक जाने की मिलेगी। अगर उसके बीच आपने पाकिस्तान आना जाना है तो वो आपको खुद कवर करना पड़ेगा। प्लस पॉइंट के हवाले से अगर बात करें तो यार टर्की आके आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, एक कल्चरल डाइवर्सिटी आपके अंदर आएगी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आप स्किल्स डेवलप करोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे एरोस्मस प्लस जो प्रोग्राम होता है यूरोप का एक्सचेंज प्रोग्राम, उसमें अप्लाई करके यूरोप की किसी कंट्री के अंदर जाके एक सेमेस्टर स्टडी कर सकते हो, 2 सेमेस्टर। मैं खुद एरोस्मस प्लस पे यहाँ पे गया था। एरोस्मस का जो यूरोप का मेरा टूर है, मैंने वो सारी डिटेल वीडियोस वगैरह बनाई हुई है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, अगर आप लोग देखना चाहो तो। आप एक न्यू कल्चर को लर्न करते हो, न्यू लैंग्वेज लर्न करते हो, और ऐसा लगता है ना आप नई दुनिया के अंदर आ गए और उस दुनिया को आपने समझना शुरू कर दिया। आप स्टडी के साथ साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन हो सकते हो। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ट्यूबीटेक के प्रोजेक्ट्स हो गए, और तरह के प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें अप्लाई कर सकते हो। और आपके इसमें ना अपनी पर्सनल जो प्रोफाइल होती है उसको डेवलप करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डिफरेंट तरह के कंपटीशन होते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर, इस यूनिवर्सिटी का उस यूनिवर्सिटी से, टेक्नोलॉजी वाइज। ऐसा नहीं कि क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह, नहीं, वो तो अलग स्पोर्ट्स वाले भी होते हैं, बट टेक्नोलॉजी वाइज टेक्नोफेस्ट होता है इनका एक। वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे, अगर किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्स का, आजकल ये लोग बहुत ज्यादा इन हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स बच्चे बना रहे हैं, वो किस तरह से बना रहे हैं, वो कंपटीशन होते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की बच्चे ने इस तरह की कार बनाई हुई है, उनकी फिर रेस करवाते हैं, ये वो एक्सेट्रा। मैं इंजीनियरिंग के हवाले से बता रहा हूँ। सिमिलरली मेडिकल और डिफरेंट फैसिलिटीज में भी इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जिससे मतलब एक बंदे की पर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं, प्रोफाइल भी डेवलप होती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन के वो क्या कुछ चाहता है और उसको यहाँ पे क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, कोशिश करूंगा जितना छोटा से छोटा करके इजीली आपको सब कुछ समझा दूं। अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस के ऊपर सबसे पहले आ जाता है कि क्या स्टाइपेंड इनफ है। अब जो अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है उसको दिया जाता है 1000 टर्किश लीरा, जो कि रफली इस टाइम, आज करंटली डेट के मुताबिक, आज डेट है 27 अगस्त, इसके मुताबिक तकरीबन 12,000 लीरा बनेगा पाकिस्तानी। तो 12,000 लीरा में एक महीना गुजारना
इट्स नॉट ईजी इन टर्की। मैं यहाँ पे गुजार रहा हूँ, मेरा खुद पर्सनली 1500 से 2000 के दरमियान लिरा लगता है मंथली, वो भी हर चीज को कैलकुलेट करने के बाद। लाइक अगर मैं बस में टैप करने जा रहा हूँ तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि यार मैं एक दफा जाऊं और उससे उधर से पैदल चला जाऊं, यहाँ पे उतर जाऊं, ताकि मुझे दूसरी दफा टैप ना करना पड़े, अगेन पे करना पड़ेगा। अगर मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हॉस्टल का ही खाना खाऊं, चाहे वो अवेलेबल मतलब चाहे अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि बाहर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। बाहर से एक वक्त का खाना आपको कम से कम 60 से 70 लिरा का पड़ जाएगा, और 60 से 70 लिरा 1000 के अंदर से आपका एक दिन का अगर चला जाए तो मतलब 2 दिन अगर आप बाहर खाना खा लो तो आपका 10 to 12% तो खाना में ही चला गया सिर्फ। सिमिलरली जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी एज कंपेयर टू द स्कॉलरशिप अराउंड द वर्ल्ड स्टाइपेंड बहुत कम है। आप खुद सोचो यार, 1800 लिरा वो एक पीएचडी स्कॉलरशिप वाले बच्चे को दे रहे हैं। तो ये जो स्टाइपेंड का इनका मैयर है ना, ये पहले अच्छा था क्योंकि लिरा की वैल्यू होती थी। अब लिरा की वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है, लिरा अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू डाउन कर चुका है। लाइक लेट्स सपोज जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, जब महंगाई भी नहीं थी, तकरीबन 22,000 पाकिस्तानी लेता था पीकेआर, और अब वो कम होते होते, जबकि महंगाई भी इतनी ज्यादा हो चुकी है और स्टाइपेंड भी हमारा कम हो चुका है ओवरऑल, अगर हम देखा जाए तो वो हो चुका है कितना, 12,000 पाकिस्तानी के ऊपर आ चुका है। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन पीकेआर ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि 12,000 में कैसे बंदा महीना गुजारता है। वैसे नॉर्मल मैंने आपको बता दिया 1000 टर्किश लीरा, 1400 टर्किश लीरा एंड 1800 टर्किश लीरा। हॉस्टल्स की बात जहां तक की जाए, अब मैं सबसे पहले हॉस्टल्स की बात करता हूं क्योंकि अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में आते हैं मोस्टली, उनको रहना ही हॉस्टल में होता है। मैं खुद हॉस्टल में रह रहा हूँ। हॉस्टल होते हैं 2 तरह के, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट हॉस्टल में अगर आपका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वहाँ पे फूड की वेराइटी होती है और वहाँ पे वो जो कमाने वाले नहीं बैठे होते, बिजनेस मॉडल नहीं होता उनका, गवर्नमेंट ही पे कर रही होता है, उनका कोई नहीं होता, उनको गवर्नमेंट ने तनख्वाहें देनी एक्सेट्रा। बट जो प्राइवेट हॉस्टल होता है वो बिजनेस मॉडल होता है और उन्होंने वहाँ से पैसे कमाने होते हैं और जितना मैक्सिमम हो सके प्रॉफिट कमाना होता है। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं रिसेंटली अपने हॉस्टल की आपको देता हूँ। अब यहाँ पे बैठे बैठे मुझे हल्का हल्का पसीना आ रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कैसरी के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे एसी वगैरह प्रोवाइड नहीं किए हुए, पंखे भी नहीं किए हुए। हत्ता कि हमने पंखे खुद लिए थे, यहाँ पे जो फैन होते हैं पेडेस्टर फैन वगैरह, वो हमने खुद लिए क्योंकि रात को हमें नींद नहीं आती थी पसीने की वजह से। बट जो हमारा हॉस्टल का ऑनर था उसने वो पंखे तमाम कमरों से उठवा लिए। क्यों? क्योंकि उसका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था। सिमिलरली अगर हम खाने की बात की जाए तो खाना हमें अच्छा नहीं दिया जाता यहाँ प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने यार सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ये लोग जितना प्रॉफिट बना सकते हैं, मैं प्राइवेट हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ अगेन। तो अब इस सिचुएशन में आके बंदा फंस जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब, और हॉस्टल चेंज करना इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जाके YTB को एक एप्लीकेशन लिखूंगा यार मेरा हॉस्टल चेंज कर दो, इधर मुझे खाना वगैरह अच्छा नहीं लग रहा, एंड नो, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है दोबारा हॉस्टल चेंज करना। और इवन हमने लिखा भी है कई दफ़ा, हॉस्टल की शिकायतें भी की हैं, बट यू नो एक मैं वो कहता हूँ ना कि यहाँ पे भी वो एक पाकिस्तान वाली कंडीशन है कि अगर आपके लिंक्स होंगे ना कहीं तक तभी आपका काम होगा, अगर आपके लिंक्स नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे हॉस्टल के ऑनर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि YTB तक लिंक्स हैं, तभी ये लोग बच्चों को इस तरह से हालत में रख के भी अपने न्यू बच्चे, हत्ता कि न्यू बच्चे जो आ रहे हैं वो भी इसी हॉस्टल में आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे रहने के मतलब ये सही खाने के हवाले से अच्छा नहीं है। स्टार्टिंग में हमें इतना इशू नहीं होता था क्योंकि हमारे पास स्टाइपेंड होता था, हम बाहर जाके खा लेते थे। बट अब हम स्टाइपेंड के अंदर बाहर से खाना नहीं खा सकते, तो हमें बहुत मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ प्राइवेट के हवाले से अगेन बात कर रहा हूँ। और एट द सेम टाइम हम खाना कुकिंग भी अलाउ नहीं है कि हम खाना खुद बना लें अपना, वो भी अलाउ नहीं होता। तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि एक गवर्नमेंट हॉस्टल और प्राइवेट हॉस्टल में क्या फर्क है, और अगर प्राइवेट हॉस्टल में आके आप स्टक हो जाओ तो ये भी एक बुरी कंडीशन होती है यहाँ पे फंसने की। इवन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल ये भी दूंगा, हमारे कुछ सऊदी अरेबिया से कुछ दोस्त वगैरह थे और कुछ और भी अरब कंट्रीज से और कुछ और कंट्रीज से थे, यूरोप से, जो कि YTB पे आए थे। और स्टार्टिंग में ही आते हुए जब वो इस हॉस्टल में आए थे हमारे साथ रहने के लिए, विद इन अ मंथ उन्होंने YTB को इतनी कंप्लेंट्स लिखी और YTB ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे हमें भी नहीं दिया। वो लोग स्कॉलरशिप छोड़ के चले गए कि वो कह रहे थे कि लिविंग कंडीशन हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बुरी हैं, आपने हॉस्टल वगैरह की मेरी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, उसके अंदर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखी हुई मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो मेरी हॉस्टल लाइफ के ऊपर। जो आते हैं मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स, जब उनको घर अरेंज करना होता है, तो घर अरेंज करने के लिए यार अगर आप लोग शेयरिंग पे रह रहे हो, पहली बात तो अकेला बंदा कभी भी घर अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो PhD का हो कुछ का भी हो, ठीक है। शेयरिंग पे देना पड़ता है और घर के लिए आपको स्पेसिफिकली पैसे दिए जाते हैं मास्टर्स और PhD वालों को, जो कि होता है 1200 लिरा। और अगर आप एक घर के अंदर जो कि 3+1 है, 4 से 5 बंदे रह रहे हो, तो आप इजीली उस 1200 लिरा में अपना खाना पीना, रिहाइश और बिल्स वगैरह देके तकरीबन मैनेज कर लेते हो। खाना पीना तो नो डाउट, मतलब उसके अंदर आप अपने बिल्स वगैरह मैनेज कर लेते हो और रिहाइश के अकोमोडेशन वगैरह के किराए वगैरह, बट जो खाना पीना होता है वो आपको अपने स्टाइपेंड के अंदर से, वो जो 1800 या 1400 लिरा आपको मिलता है उसके अंदर से आपको वो करना पड़ता है। उधर मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी कोई बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हो या लग्जरी लाइफ जी रहे हो, एक स्टूडेंट लाइफ ही वो लोग भी जी रहे हैं, उसमें भी वो लोग भी मतलब जो खाना वगैरह होता है खुद बनाना पड़ता है। यही उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि खाना उनको खुद बनाना पड़ता है, तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक
मुताबिक खाना बाहर से लेके खाना बना सकते हैं। जो हॉस्टल के अंदर बच्चा होता है उसको खाना बनाना अलाउ नहीं होता, तो वो खाना खुद बना नहीं सकता, और अगर उसको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा तो उसे बाहर जाके खाना है, बाहर जाके खाना तो उसको बहुत महंगा पड़ना है। इसके बाद आता है कि क्या आप लोग स्कॉलरशिप के साथ काम कर सकते हो, मतलब आपके पास अगर स्कॉलरशिप है और आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो कि यार आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो आप कर सकते हो या नहीं। आप ऑफिशियली वर्क परमिट के ऊपर जॉब नहीं कर सकते, कोई भी ऑफिशियल जॉब नहीं कर सकते। आप जैसे वो कहते हैं ना इलीगली तौर पे किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर या कोई भी छोटे इदारे के अंदर जहां पे आपको सैलरी वगैरह पे की जाएगी ना, वो एक नॉर्मल सैलरी से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आप इलीगली वहां पे काम कर रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप वालों को पता चल गया कि आपके खिलाफ केस वगैरह शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये होता है कि यार बंदा कहता है कि यार मैं जॉब भी करूँ, 10 घंटे भी दूं, मतलब अब यहाँ पे जो भी रेट चल रहा है, मैं आपको एक सिंपल से वेटर का रेट बता दूं। अगर आप 10 घंटे की जॉब करोगे एक दिन के अंदर, 10 घंटे काम करोगे एज अ वेटर, आपको वो लोग 110 लीरा से लेके 150 लीरा के दरमियान कहीं पे देंगे। तो बंदा कहते हैं यार मैं 10 घंटे पूरे काम करूंगा, उसके बाद जाके 110 लीरा मिलेगा और ओवरऑल ये कंडीशन हो जाएगी। तो इस वजह से बच्चे फिर लोग मोस्टली काम नहीं करते, क्योंकि एक इलीगली भी होता है, स्टडी का बर्डन भी इतना ज्यादा होता है और एक्सेट्रा। ये हो गया काम के हवाले से कि आप ऑफिशियली नहीं कर सकते। बट हाँ, आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने कोई ट्यूबीटेक का प्रोजेक्ट ले लिया, उसमें आपको पैसे मिलते हैं। लेट्स सपोज आप किसी प्रोफेसर के असिस्टेंट बन गए और वो आपको कोई पैसे पे करना चाह रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी के अंदर इदारे होते हैं डिफरेंट उसके कंपनीज की, वहां पे जॉब ऑफर्स आई हुई होती हैं कि आप हमारे पास आके पार्ट टाइम जॉब कर लो, हम आपको पे करेंगे। उसमें कर लोगे ना तो उसमें पैसे कुछ अच्छे होते हैं, टाइम भी कम होता है और पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स होते हैं आपकी जॉब के हवाले से, आपकी फील्ड के हवाले से, तो वो एक ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लैंग्वेज आपको हर हालत में सीखनी पड़ती है। हालांकि यतबे जो YTB स्कॉलरशिप है इसके अंदर ये लोग कहते भी हैं कि अगर आप इंग्लिश में आना चाहो इंग्लिश में भी आ सकते हो, बट मोस्टली आपको तब भी टर्किश लैंग्वेज 1 साल सीखना पड़ता है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के हो, चाहे मास्टर्स के हो, चाहे PhD के हो। अब अंडर ग्रेजुएट जो वाले जो है ना, वो तो सबसे एक मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद अंडर ग्रेजुएट में हूँ, मुश्किल कंडीशन में होते हैं हम लोग, क्योंकि हमने ना 1 साल लैंग्वेज करने के बाद पूरे 4 साल आगे उस लैंग्वेज में पढ़ना होता है तुर्किश लोगों के साथ बैठ के। मतलब अगर एक बच्चा तुर्क जो पढ़ रहा है, आपको उससे डबल मेहनत करनी है, आपने लैंग्वेज पे भी मेहनत करनी है, आपने उसके ऊपर सबके ऊपर डबल मेहनत करनी है, तब जाके आप उसके बराबर पढ़ पाओगे और उसके बराबर नंबर ले पाओगे। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं पर्सनली इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है कि क्या टर्की इस टाइम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए एक्सेट्रा। तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है कि बच्चे फेल हो जाते हैं, कभी डिग्री नहीं ले पाते हैं। डिग्री सब ले जाते हैं, पास करके सब ले जाते हैं, मुश्किल होती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस तरह से मास्टर्स और PhD के जो बच्चे होते हैं उनको 1 साल लैंग्वेज करनी पड़ती है और आगे थीसिस वगैरह या डिफेंस वगैरह जो एंड में देने पड़ते हैं, या कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखने पड़ते हैं, वो लोग उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल जाती है, क्योंकि वो एक हाई लेवल पे आ जाते हैं ना, तो उनको लैंग्वेज फिर भी सीखनी पड़ती है। उसके बाद जाके वो लोग उनको कह देते हैं कि हाँ अगर आपने इंग्लिश में करना है तो कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेसर, अगर आपका प्रोफेसर अलाउ करे, जो कि 90% केसेज में अलाउ कर देते हैं। अगेन मैं आपको यही कहूंगा, हमेशा बच्चा स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट हो जाता है तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार मुझे स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो गया हूँ, क्या मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस तरह की गुड कंट्री नॉट। टर्की नो डाउट एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है रिहाइश के हवाले से, ये अलग बात है। आजकल जरा कंडीशंस बुरी चल रही हैं, वो मैंने बताया भी है, वो आजकल की कंडीशन में इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आजकल क्यों कंडीशन गलत हो रही है या क्या हो रहा है। अब अगर आपने 2 स्कॉलरशिप्स कोई विन की हुई है और आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी में जाना चाहिए, टर्की है, लेट्स सपोज कोई और आपने कोरियन कोई जीती हुई है, जापानी या कोई भी आपने जीती हुई है, चाइनीज वगैरह, तो आप कंपेयर करो स्टाइपेंड को लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से, वहां पे क्या कुछ है उसके बारे में डिटेल रिसर्च करो। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी यार सब के मुताबिक सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं, आप उनको देख के 100% अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्कॉलरशिप के अगर बेनिफिट्स हैं तो क्या है और डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं तो क्या है, आपको अंदाजा हो गया होगा और आपके लिए क्या बेहतर है, आप इसके बारे में डिसाइड कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो लाल बटन है ना, इसको टर्की का झंडा समझ के दबा दो, दब जाना चाहिए बस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।